नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। साथ ही अब इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया गया है। इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल होंगे। ये कमेटी मामले की मध्यस्थता नहीं बल्कि समाधान निकालने की कोशिश करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवंत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के प्रमोद के जोशी शामिल हैं। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को कृषि कानूनों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद वो मीटिंग करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कोर्ट के ओर से फैसला होने के बाद हम कोर कमेटी की बैठक बुलाएंगे और इस पर अपने लीगल टीम के साथ चर्चा भी करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है उस पर फैसला करेंगे। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की योजना बन रही है, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं। चीफ जस्टिस शरद बोबड़े ने कहा कि कोर्ट एक कमेटी बना रहा है ताकि इन कानूनों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। तो वहीं गोरखपुर पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकार ने काफी काम किया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को गुमराह करके प्रदर्शन करवाया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसा कहेगा उस तरीके से सभी को मानना भी पड़ेगा। जनता खाद बीज के लिए लाइन लगाती थी, पुलिस की लाठियां खाती थी। योगी सरकार ने उसको बंद कर दिया है। अब नई तकनीक लेकर किसानों के हित के लिए प्रदेश में अनेक इलाकों में एक नया भवन का निर्माण कराया जा रहा है। खासतौर से गोरखपुर देवरिया में इस भवन का पहले निर्माण कराया जाएगा। लोगों को उससे तकलीफ है जो दुराग्रह पूर्वक इसको गलत तथ्यों के आधार पर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आखिर किसान मान क्यों नहीं रहे हैं आपकी बात को? उन्होंने तो कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी यदि कोई कमेटी रखती है तो नहीं जाएंगे, तो उसके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। तो आखिर सरकार की बात किसानों माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आज जो अखबार आपने पढ़ा होगा, देखा होगा और टीवी पर चल उनके बयान देख रहे हैं। भारत सरकार ने अपनी ओर से अपने सारे तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है और वह जो भी निर्णय करेगी स्वाभाविक रूप से हम उनके आदेश का पालन करेंगे। किसान आंदोलन में रोजाना नए रंग देखने को मिल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अब किसानों के लिए सिनेमा हॉल की व्यवस्था की गई है। यहां पर सांझी सत्य बनाई गई है जिसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था की गई है। यहां पर दिन में महान हस्तियों से संबंधित फिल्में किसानों को दिखाई जाती हैं। यही नहीं, इस प्रोजेक्टर स्क्रीन पर किसान परिवारों के बच्चों की ऑनलाइन स्टडी की भी व्यवस्था की गई है। बेंगलुरु से लॉ की स्टडी को छोड़कर आई रवनीत कौर यहां पर बच्चों को पढ़ा रही हैं और ऑनलाइन स्टडी में भी उनकी मदद कर रही हैं। किसान आंदोलन को करीब 50 दिन का वक्त होने वाला है। हर रोज यहाँ पर नए नए रंग नजर आते हैं। मैं दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और आज हमने यहाँ पर ये देखी सांझी सत। सांझी सत का मतलब है अपनी चौपाल, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो किसान परिवार यहाँ पर आंदोलन में हैं उनके लिए और खासकर उनके बच्चों के लिए पढ़ना लिखना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, तो उसके लिए इस सांझी सत्र की शुरुआत की गई है। बेसिकली ये एक लाइब्रेरी भी है और यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। लॉ की एक स्टूडेंट यहाँ पर आई हैं जो बच्चों को पढ़ा रही हैं और साथ ही साथ उनकी ऑनलाइन स्टडी की भी व्यवस्था की गई है। मैं इस सांझी सत्र के अंदर आपको लेकर चलता हूं और आप समझ जाएंगे कि कितना नेक कार्य यहाँ पर हो रहा है। पहले आपको अंदर आते ही ये लाइब्रेरी दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ हर तरह की किताब मौजूद है और जिन किसानों को किताबें पढ़नी हैं वो यहाँ पर
उन किताबों को ले सकते हैं, निःशुल्क ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी भी किताबें हैं जो यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो वो मुफ्त में उनको दी भी जा रही हैं कि आप उन्हें ले जा सकते हैं। और मैं इधर दिखाऊँ, देखिए जो लोग आ रहे हैं जो पढ़ाई-लिखाई में ज़्यादा रुचि रखते हैं किताबें पढ़ने में, वो यहाँ पर आकर जो किताबें हैं उन्हें पढ़ रहे हैं और जानकारी भी वो एकत्रित कर रहे हैं, किताबों से जो जानकारी एकत्रित होती हैं। हम इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको इधर दूसरा भी नज़ारा मैं दिखाऊँ, तो आप देखिए वहाँ आपको छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते हुए नज़र आएँगे। यहाँ पर इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, सेवा में यहाँ पर तमाम चीज़ें आई हैं और उनके माध्यम से जो यहाँ पर एक लॉ की स्टूडेंट हैं, वो आई हैं साथ ही, और वो यहाँ उनके पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था कर रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं। और आगे ज़रूर आपको लेकर चलेंगे सामने, वहाँ पर प्रोजेक्टर लगाया गया है, बड़ा प्रोजेक्टर, ताकि बच्चों को किसी तरह की समस्या ना हो। तो हम जो इनकी टीचर हैं यहाँ पर आई हैं, पहले उनसे गुज़ारिश करेंगे कि थोड़ा-सा हमारे साथ में यहाँ पर आएँ और उनसे हम पूछेंगे, आपका नाम? मेरा नाम रवनीत कौर है। क्या यहाँ चल रहा है? सांझी सत्र का क्या मतलब है? आपसे एक बार समझना चाहेंगे और कितना मुश्किल हो रहा था उन बच्चों के लिए जो आंदोलन में जो परिवार आए हैं, वो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे? सर यहाँ पर एक तो इंटरनेट की काफ़ी किल्लत हो रही थी बच्चों को, तो हमने उसके लिए यहाँ पर वाईफ़ाई की व्यवस्था की है। तो यहाँ पर हम उनको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, साथ में यहाँ पर स्टेज से दूर बनाया गया है ताकि जो है यहाँ पर स्टेज की आवाज़ ना आए और वो शांति में पढ़ सकें। तो सुबह 10 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे तक हम यहाँ पर जितने भी बच्चों ने पढ़ना होता है, उनके लिए लाइट की व्यवस्था है, कंबल की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इंटरनेट की व्यवस्था है, किताबों की व्यवस्था है। जैसे कुछ बच्चों को अपना एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो हम उनको इंटरनेट से डाउनलोड करके एनसीईआरटी की किताब दे देते हैं ताकि वो उससे पढ़ सकें और उनकी ना कि ऑनलाइन क्लासेस में कोई किल्लत आए, किसी तरीके की उनकी पढ़ाई में विघ्न ना हो। हमने सुना है कि आप लॉ की स्टूडेंट हैं, बैंगलोर में रह रही थी, लेकिन स्पेशली इसके लिए आई हैं। जी सर। जी, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ सेकंड ईयर बैंगलोर में। तो मुझे लगा कि यहाँ पर अपना जो देश का युवा है वो काफ़ी संख्या में एकत्रित है, तो उनकी जो एनर्जी है उसको भी चैनलाइज़ करना चाहिए। तो मैं अपना जो है छोटा-सा योगदान इसमें डाल रही हूँ। कितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं रोज़ाना? जी, आ जाते हैं 2-3 जैसे अभी ये बच्चे आए हैं, ये चले जाएँगे, इसके बाद 2-3 बच्चे और आ जाएँगे। तो ये सारा दिन चलता रहता है। सबसे ज़्यादा भीड़ होती है शाम को। कब तक आप रहेंगी यहाँ पर? देखते हैं, जब तक सेवा है तब तक यहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये लॉ की स्टूडेंट हैं और सिर्फ सेवा करने के लिए यहाँ आई हैं। इन बच्चों को यहाँ पढ़ा रही हैं और इस तरह से पढ़ा रही हैं कि वो पूरी तरह से रुचि पढ़ाई में लें। आप देखिए इस समय वो ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो इम्पोर्टेंट है वो उन्हें यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और बच्चे से एक बार पूछने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? जसप्रीत। क्या पढ़ रही हैं आप? मैथ्स। आ रहा है, समझ आ रहा है मैथ्स पूरा? यस। आपके जो सिलेबस है वो पूरा हो रहा है? यस। आपकी जो मैडम है किस तरह से पढ़ा रही हैं आपको? अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। जी, तो अच्छी तरह से जो उनकी टीचर हैं वो यहाँ पढ़ा रही हैं। अब क्योंकि सांझी सत्र है तो अपनी चौपाल, जिसका ये हिंदी अगर हम आपको बताएं तो वो है। और देखिए यहाँ पर अपनी चौपाल दिन के वक्त लगती है, यहाँ महिलाएं आती हैं और वो सिनेमा भी यहाँ देखती हैं जिसके लिए व्यवस्था की गई। लेकिन फिलहाल यहाँ कार्टून चल रहा है, ये कार्टून भी जागरूकता वाला कार्टून चल रहा है। यहाँ पर जो बच्चों के सिलेबस में होती हैं चीजें वो कार्टून के माध्यम से भी उन्हें यहाँ पर बताई जा रही हैं। और जिन लॉ की स्टूडेंट से हमने बात की थी, उनके हस्बैंड भी अपनी नौकरी को होल्ड करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ आए हैं। क्या नाम है जी आपका? मनजोत सिंह। नौकरी छोड़कर आए हैं? हाँ जी, होल्ड पे। क्या वजह रही, क्या कुछ खींच लाया आपको यहाँ? सर आंदोलन पहले फॉलो कर रहे थे हम ऑनलाइन, पर ऑनलाइन करने से भी हमें ना संतुष्टि नहीं मिल रही थी मन को, कि ऐसा लग रहा था कि हमारी भी ड्यूटी है कुछ अपनी सोसाइटी के लिए। तो जो भी हमें जितनी भी एजुकेशन हमने अभी तक अर्न करा है उसको कहीं हम अच्छी जगह यूटिलाइज करें। जी। तो अपनी नौकरी छोड़कर आप यहाँ प्रोजेक्टर वगैरह ये सब चीजें संभाल रहे हैं? जी कब तक रहेंगे? सर, अभी तो कोई प्लान नहीं वापस जाने का, जब तक अभी है रहेंगे हम। तो यहाँ प्रोजेक्टर वगैरह सब आप ही संभालते हैं? हाँ जी। कितने दिन में क्या होता है यहाँ? सिनेमा भी चलता है हमने सुना है। हाँ जी, यहाँ पे हमने 7 से 10 का हमारा एक शो है जिसमें हम जो भी हमारे ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की उनके लिए मूवीज़ चलाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल चलाया था उधम सिंह, श्री महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो ये सारी मूवीज़ यहाँ चलती हैं नेशनल हीरोज़ की। आ रहे हैं सब लोग देखने के लिए आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अपनी चौपाल है ये सांझी सत्र? हाँ जी, हाँ जी, अपनी चौपाल है। यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं। आपका सत का मतलब ही वो चौपाल होता है, पंजाबी में सत बोल देते हैं उसको। तो हमने बाहर लिखवाया भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी, सब में लिखवाया हुआ है ताकि लोग समझ जाएँ। तो
तो देखिए ये सांझी सत्य है और उन्होंने उसका मीनिंग भी हमें समझाया और धीरे धीरे यहाँ पर और भी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। देखिए ये जो प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर यहाँ लगाया गया है और बड़ी स्क्रीन देखिए आंदोलन के बीच में इस तरह का कलर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। ये जो बड़ी स्क्रीन है ये बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम योगदान दे रही है। साथ ही साथ जो लोग सिनेमा के शौकीन हैं, जो आंदोलन में शामिल हैं, उनके लिए यहाँ पर फिल्में चलाई जाती हैं। हालांकि देशभक्ति की वो फिल्में होती हैं, धार्मिक फिल्में भी होती हैं और दिन में आकर महिलाएं यहाँ आती हैं और देखती हैं और शाम को पुरुष भी यहाँ पर आकर वो फिल्म जो है उनको एंजॉय करते हैं। लेकिन क्योंकि इसको ऑपरेट करने वाले लोग चाहिए थे तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता था जब कोई ऑपरेट कर पाए। तो ऐसे में एक पति पत्नी ने जिम्मा उठाया और वो अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर पहुंचे और ये तमाम चीजें यहाँ पर वो ऑपरेट कर रहे हैं और किसानों की सेवा में लगे हैं। ये लगातार चीजें जो हैं आंदोलन के बीच से सामने आ रही हैं और इससे ये नजर आ रहा है कि किस तरह से जो आंदोलन का हौसला है वो काफी बुलंद हो रहा है। मैं अंत में एक बार आपको इसकी छत दिखाऊं। आप देखिए ये जो छत है पहले कपड़ा और उसके ऊपर वाटरप्रूफ मटेरियल लगाया गया है ताकि अगर बारिश आ जाए तो किसी तरह की परेशानी ना हो और चारों तरफ से भी इसी तरह से इसे ढका गया है और हर तरह की व्यवस्था करने की यहाँ कोशिश की गई है। जो यहाँ पर मौजूद संचालक हैं उनका ये कहना है कि और भी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आंदोलन कितना लंबा चलेगा, तो उस लिहाज से यहाँ और भी चीजें और अन्य जो तकनीकी सामान है वो भी पहुंच रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। चलिए अब बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जहां पर वैक्सीन की पहली खेप प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हुई कोविशील्ड वैक्सीन लखनऊ पहुंची। वैक्सीन स्टोरेज के लिए प्रदेश में 18 स्टेट स्टोर बनाए गए हैं। अभी इनमें से 9 स्टेट स्टोर पर वैक्सीन जाएगी। अभी लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, झांसी, मेरठ, कानपुर के स्टेट स्टोर पर वैक्सीन रखी जाएगी। बाद में नए बनाए गए प्रयागराज, मिर्जापुर, आजमगढ़, देवीपाटन, गोंडा, चित्रकूट, बांदा, बस्ती, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ के स्टोर पर वैक्सीन जाएगी। 1,60,000 हमको अभी प्राप्त हो रहा है। टोटल हमको 11 लाख मिलेगा जो हमारे विभिन्न सरकारी स्टोर में, जहां कोल्ड चेन हमारे हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग सप्लाई हो जाएंगे। इस समय हमारे पास 1,60,000 का सप्लाई लखनऊ के लिए आ रहा है। ये अभी रिसीव करके हम इसको अपने मेन हमारा जो स्टोर है वहाँ पर इसको रख देंगे। अब लखनऊ में क्योंकि 1,60,000 आ रहा है, यहाँ से जितना हमको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो हम अपने साधन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे जिला अस्पताल और हमारे जो अलग कोल्ड चेन है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। वो यहाँ के लिए रहेगा, यहाँ के मंडल के लिए रहेगा। बाकी और मंडलों के लिए जैसे हम लोगों ने तय किया वो धीरे धीरे वहाँ से आ रहा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज आजमगढ़ पहुंचे, जहां पर ओवैसी और राजभर का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। ओवैसी की एक झलक पाने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आए। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्वांचल के लोगों का धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा शानदार प्रदर्शन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल से अभी ये शुरुआत हुई है और आने वाले समय में वो पूरे प्रदेश में घूमेंगे। वोट कटवा के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसको भी चुनाव में हार का डर रहता है वो उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं, ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये तो देखिए, जिसको डर होता है ना हारने का, तो हम पे इल्जाम यही लगाते हैं। हम लोग लीडर इकट्ठा कर रहे हैं, बीजेपी लोडर इकट्ठा करके वोट लिया है, समाज को धोखा दिया है। जो भी पार्टियों ने सत्ता में गई, हमारे वोट को लेकर के एक लोडर पैदा किया और लोडर के सहारे वोट ले लिया। हिस्सेदारी देने की बात आई तो मुकर गए। तो अब हम लोग लीडर इकट्ठा हैं और ये लीडर समाज को समान शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक भागीदारी संकल्प मोर्चा।
आने वाले पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। बाराबंकी पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव जैसे होते थे वैसे ही होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बीजेपी इस बार जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए अपना पूरा दमखम लगाएगी। इसके लिए रणनीति भी तैयार है। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक तक संयोजकों की नियुक्ति हो चुकी है। ओवैसी के साथ ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले कि चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है, कोई ऐसे ही बड़ी पार्टी नहीं बन जाती, पहले छोटी से शुरुआत होती है। ओवैसी के चुनाव लड़ने से हमारे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पंचायत के चुनाव में क्या जैसे पहले होता था उसी प्रकार होगा। जी जी, इसलिए पहले भी सिंबल नहीं था, इस बार भी नहीं है। तो जैसा पुराना चुनाव जो प्रक्रिया थी चुनाव की उसी प्रकार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्य के लिए संपूर्ण ताकत लगाकर, यानी इस समय पंचायत के चुनाव पर सभी कार्यक्रम बीजेपी के रद्द है। जिला पंचायत सदस्य के लिए हम चुनाव लड़ेंगे केवल। तो प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा सियासी जमीन तलाशने पूर्वांचल के दौरे पर आने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी योगी और मोदी जी का क्षेत्र है, यहां कोई कितना भी जमीन तलाश कर ले, यहां किसी की दाल गलने वाली नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है। वहीं अखिलेश यादव के वैक्सीन को लेकर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा कि ये लोग हताशा और निराशा के शिकार हो चुके हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी करके कहीं ना कहीं अपनी हताशा को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का क्षेत्र है। यहाँ कोई कितना भी ज़मीन तलाशे, किसी की दाल गलने वाली नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है। अब ये लोग हताशा और निराशा के शिकार हो चुके हैं, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी करके कहीं न कहीं अपनी हताशा को जाहिर करने की। अब बात अखिलेश यादव की, जो जौनपुर पहुंचे और जौनपुर पहुंचकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को हटाना चाहती है, इसलिए उन्होंने मन बना लिया है, क्योंकि विकास और गरीबों की लड़ाई सपा ने लड़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार में जो अपमानित है उसे हम शामिल करेंगे और हम समाजवादी पार्टी की संख्या को बढ़ाएंगे। कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, टिप्पणी की है, उसे सरकार को मानना चाहिए और काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हम जन्म से हिंदू हैं और भाजपा का खेल देखने आने वाले समय में कैसा होगा। अभी चुनाव में 1 साल है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के बारे में सरकार जनता को साफ बताए कि कब तक गरीबों को वैक्सीन मिलेगी और फ्री मिलेगी या नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि विकास और गरीबों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो समाजवादी पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो टिप्पणी की, और मैं तो चाहूँगा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का कहना मानना चाहिए, किसानों का कहना मानना चाहिए और ऐसे काले कानून को वापस ले लेना चाहिए। कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं हम न जाने कब से जन्म से हिंदू हैं। सॉफ्ट हार्ट की बात नहीं है, हम तो जन्म से हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदू वो हैं जो सभी जातियों को साथ, सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का खेल देखना आने वाले समय में कैसा कैसा खेल होता है। अभी तो चुनाव में 1 साल है, 1 साल के अंदर न जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलेगा। वैक्सीन गरीबों को फ्री मिले और गरीबों को कब तक मिल जाएगी ये बता दें। वहीं सुल्तानपुर पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि स्कूल देखने की मुहिम से योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। आप नेताओं को प्रदेश के स्कूल देखने से रोका जा रहा है। संजय सिंह ने कहा कि स्कूल और अस्पताल देखने की सजा जेल और मुकदमा है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब से हम लोगों ने स्कूल देखने की मुहिम शुरू की है, ऐसा लगता है योगी सरकार के हाथ पांव फूल गए। मनीष सिसोदिया जी स्कूल देखने जाते हैं, मैं उनके साथ स्कूल देखने जाता हूं, पुलिस का घेरा लगा के हमें रोक लिया जाता है। झांसी में हमारे प्रकाश जारावल विधायक वो देखने जाते हैं स्कूल, उनको पुलिस भेज के रोक लिया जाता है।
अखिलेशपति त्रिपाठी सिद्धार्थनगर में स्कूल देखने जाते हैं तो आदेश जारी कर दिया जाता है बीएससी के द्वारा, स्कूल का फोटो खींचना मना है, स्कूल का विजिट करना मना है। तो क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल इतने बदहाल हैं, भूतिया महल हैं, जहां हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहां पे उनको नमक रोटी दी जाती है खाने के लिए मिड डे मील में, उसको देखने का, उसको जानने का, उस पर सवाल उठाने का अधिकार उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का एक बेटा होने के नाते हम लोगों। अब खबर बदायूं से, जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बर्ड फ्लू की स्थिति पर जिलाधिकारी ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जिले में 113 पोल्ट्री फार्म हैं। सभी वेटरनरी ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि उनकी बैठक करें और उन्हें सुरक्षित करें। तो वहीं देश के कई राज्यों में, यूपी में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में भी बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य और आपको बता दें, पशुधन विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जहां से भी पक्षियों के मरने की खबर आ रही है, वहां पर तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं प्रदेश भर के सभी पोल्ट्री फार्म को सर्विलांस पर रखा गया है। साथ ही साथ चिकन और अंडा मार्केट में भी लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में भी विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने बर्ड फ्लू को लेकर विभागों के अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना के बाद अब कहीं ना कहीं पूरे देश में बर्ड फ्लू की दस्तक है। ऐसे में आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू पहुंच चुका है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से पक्षियों के मरने के बाद टेस्टिंग में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, इसको लेकर के पूरा अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि लगातार जगह जगह इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। पशुधन विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। जो भी मृत पक्षी पाए जा रहे हैं उनके पास ना जाने की लोगों से अपील की गई है। हमारे साथ में ज़्यादा बात करने के लिए जो यहाँ के उप जिला अधिकारी हैं मोहनलालगंज के, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर किस तरह से अवेयर किया गया लोगों को, क्या निर्देश जारी किए गए। सर, जिस तरह से अब बर्ड फ्लू की दस्तक हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, क्या हिदायतें दी गई लोगों को? देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है। इसके संदर्भ में बैठक भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा सबकी की जा चुकी है और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी भी तरह की कहीं भी अब नॉर्मल कोई किसी पक्षी की डेथ पाई जाती है तो उस टोल फ्री नंबर पर लोग बताएं और साथ ही साथ प्रशासन को सूचित करें या पशुपालन विभाग को सूचित करें, ताकि अगर कोई इस तरह की अप्रिय घटना हो तो उसको रोका जा सके। सर, पशु आश्रय केंद्र वगैरह पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? यहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं उनको किस तरह से निर्देशित किया गया है? देखिए, सारे लोगों को स्पष्ट निर्देश जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी किए जा चुके हैं। कहीं पे भी हर आदमी को, हर व्यक्ति जो कि प्रशासन में है, चाहे जो भी हो, उनको निर्देश है कहीं भी किसी भी तरह की अब नॉर्मल चीज़ें इस तरह की दिखती हैं तो उसको तत्काल सूचित करें, ताकि समय रहते उसका प्रबंध किया जा सके। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। चलिए, यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।